हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका लेट्स टॉक विद अभिनव सीरीज में। आज मैं इस सीरीज में आपको जिस पर्सन से मिलवाने वाला हूं वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है। अगर आप इन फ्यूचर सीएजी डिपार्टमेंट में आने के लिए सोच रहे हो या आप ऑलरेडी सीएजी डिपार्टमेंट में हो तो इनसे मुलाकात आपको होती ही रहेगी। ये पहले डिविजनल अकाउंटेंट थे, तो आज आपको ये पूरी तरीके से बताने वाले हैं कि डिविजनल अकाउंटेंट में क्या क्या होता है, क्या काम होते हैं, कौन से एग्जामिनेशन आपको देने होंगे। इसके अलावा फिर ये असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हैं अभी फिलहाल, ये पिछले 2 या 3 साल से, तो उसके बारे में बताएंगे। यूट्यूब पे असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के बारे में कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आज फर्स्ट टाइम आपको मिलने वाला है वो इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आप एसएएस की तैयारी करते हो तो एसएएस में ना जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है, सिविल ऑडिट हो या फिर सिविल अकाउंट्स हो या कमर्शियल ऑडिट हो, इन सबको ना एक सीपीडब्ल्यूडी कोड होता है, ये एग्जाम क्रैक करना होता है और ये कंपलसरी होता है, ये बहुत टफ भी है। आई थिंक एसएएस का सबसे टफ है, तो ये उसकी क्लास भी लेते हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है बीट योर बेस्ट करके, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप टाइटल में भी देख दोगे, तो वहां से जाके आप इनके चैनल को भी गो थ्रू कर सकते हो। तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं इनसे। मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना इन्फॉर्मेशन मैं निकाल पाऊं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि निकालूं उसे। तो हिमांशु सर, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम हिमांशु है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। साल 2008 में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जब मैंने क्रैक किया था तो मेरी पोस्टिंग गुजरात में हुई एज अ डिविजनल अकाउंटेंट। तो आई वॉज फर्स्ट पोस्टेड इन राजकोट। महात्मा गांधी जी का जहाँ पे स्कूलिंग हुई थी वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे उनकी स्कूल भी देखी है। अच्छा, और देन आप वहाँ से फिर राजकोट में मैंने प्रोबेशन कंप्लीट किया और प्रोबेशन जब आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद में आप लोगों को एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ता है एज अ डिविजनल अकाउंटेंट, और उसका नाम है डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम। तो डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपको रेगुलर चार्ज भी नहीं मिलता है। ओके। तो फिर जब मैंने वहाँ पे डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर मुझे रेगुलर पोस्टिंग बड़ौदा में मिली और फिर बड़ौदा में मैंने वहाँ पे कुछ 6 साल और बिताए। तो कुछ 6 और 2 8 साल मैंने गुजरात में बिताया और फिर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा करके मैं झारखंड आ गया, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में मुझे एक संजोग से मिल गए थे सर, जिनके साथ में मैंने किया। बहुत लकी हो आप उसमें। वेरी वेरी लकी। आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ बताइए कि क्या है वो पूरा। मैंने पिछले 2 साल पहले ही जब मैं डब्ल्यू बना, और डब्ल्यू बनने से पहले से ही क्योंकि मेरा डिविजनल अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लासेस भी ले रहा था फिजिकल ऑफिस की तरफ से। ओके। मतलब पर्सनल कुछ नहीं, सब कुछ ऑफिस की तरफ से। जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे मुझे बुलाया जाता था, खासकर जो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है पीडब्ल्यूडी में उसके रिगार्डिंग। तो फिर वहाँ से ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको और थोड़ा डीपली पढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने सीपीडब्ल्यू को और डीपली पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसके बाद से मैं लगातार, मतलब डब्ल्यू बनने से पहले भी और डब्ल्यू बनने के बाद से भी मैं लगातार सीपीडब्ल्यू को पढ़ा रहा हूँ। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप लोग सर्च कर सकते हैं, नाम है बीट योर बेस्ट, BEATYOURBEST। और वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको PC16 एक पेपर है CSAS का, उसके लिए सारे वीडियोस मिलेंगे, PC21 के भी वीडियोस मिलेंगे, और इसके साथ साथ अब मैंने रिसेंटली PC8 भी स्टार्ट कर दिया है, तो आपको उसके वीडियोस भी वहाँ पे मिल जाएंगे। डिविजनल अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो डिविजनल अकाउंटेंट के जो ग्रेड एग्जाम में 5 पेपर होते हैं। पहला पेपर उनका जो होता है लैंग्वेज होता है, दूसरा मैथमेटिक्स होता है, तीसरा और चौथा पेपर PWD थ्योरी और PWD प्रैक्टिकल होता है। तो वो PWD थ्योरी और PWD प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो आपको निश्चित तौर पे पास करना होगा, और जो DA PWD थ्योरी और प्रैक्टिकल पास कर लेते हैं उनको PC16 में एग्जामिशन मिलता है। तो आप ऐसा ना समझें कि मैं PC16 पढ़ाता हूँ, डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम के PWD थ्योरी और प्रैक्टिकल को भी मैं पढ़ा रहा हूँ, टेकअप कर रहा हूँ, और आपके लिए वो बहुत फायदेमंद होगा अपने DAG एग्जाम में भी, अदर देन SAS एग्जाम। पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, PC16 की क्लासेस इन्होंने ही लिया था और टफेस्ट सब्जेक्ट है ये, और 18 में से अप्रॉक्स 15 बच्चों ने पास कर लिया है। तो हम लोग इन्हीं के स्टूडेंट हैं। अरे हमें थैंक्स कहना चाहिए सर, आपने बहुत ही स्मूथली करवा दिया था, बहुत कम दिनों में। हमें ज्यादा टाइम मिला नहीं था, आई थिंक 7 to 8 क्लासेस मिले थे हमें, और उसी में इन्होंने अच्छे से कवर अप करवा दिया, which is very very impossible. I heartily congratulate to all my students because they are really very very talented. It's not my credit but all credit goes to them. ना सर, टीचर का ही होता है पूरा रोल। तो
डिविजनल अकाउंटेंट जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ बताइए कि क्या काम रहता है। जैसे आपने ज्वाइन किया, मैंने एग्जाम से सीजीएल मैंने एग्जाम निकाल दिया, उसके बाद से लेके ये जो आपने डीएजीई एग्जाम तक या फिर जो आप पोस्ट लेते हो वहां तक की एक अगर थोड़ा ब्रीफ बताते रहो ताकि बच्चों को इजी हो जाए। एक्चुअली डिविजनल अकाउंटेंट जो है ना आजकल बहुत ही डिमांडेड पोस्ट है। डिमांड होने की वजह दूसरी है। वजह ये है कि जब आप डिविजनल अकाउंटेंट बनते हैं तो आप ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ हैं, लेकिन आपको स्टेट गवर्नमेंट में जो पीडब्ल्यूडी ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे काम करना होता है और आपकी सैलरी भी स्टेट गवर्नमेंट से ही मिलती है। मॉनिटरिंग में आपका केवल और केवल ईएल में ट्रांसफर पोस्टिंग तो है ही, अर्नड लीव जो होता है वो आपको अप्रूव कराना पड़ता है एजी ऑफिस से, अदरवाइज आपका सीएल भी वहीं से मंजूर होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस से। आपके जो बॉस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहे जाते हैं। तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि टेक्निकल विंग का जो हेड है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है आपके ऑफिस में डिवीजन में, और अकाउंट्स विंग के हेड आप हो जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको लगेगा कि काम बहुत है, असल में शुरुआती फेज में आपको ऐसे ही डिवीजन में पोस्टिंग मिलती है जो नॉन वर्क्स होते हैं। उदाहरण के तौर पे डिजाइन डिवीजन, एक डिजाइन डिवीजन का काम होता है डिजाइन बनाना। अब आपकी पोस्टिंग वहाँ हो गई, वहाँ वर्क्स नहीं है, ना के बराबर है। तो जो लड़के हायर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, खासकर यूपीएससी का, बीपीएससी का या दूसरे स्टेट कमीशन का, वो लोग इस जॉब को निश्चित तौर पर ऑप्ट करते हैं क्योंकि इसमें पढ़ने का मौका बहुत मिल जाता है, बहुत मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है। इसकी वजह से वो लोग इसको बहुत ज़्यादा डिमांड में रखते हैं। और बेसिकली डिविजनल अकाउंटेंट का काम क्या होता है और प्रोबेशन पीरियड में कुछ एग्जाम्स वगैरह निकालने होते हैं, अगर आप उनके बारे में बताइए। प्रोबेशन पीरियड के एग्जाम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, है। वो जो 5 डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम ही है और कोई एग्जाम नहीं होता है। रह गई बात काम का, तो मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा सा बतलाया है कि आप अकाउंट्स विंग के हेड होते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि CPWA कोड के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ता है, आप जाने या ना जाने। मतलब आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है डजेंट मैटर, फ्रॉम डे वन यू आर कंसिडर्ड द एक्सपर्ट ऑफ अकाउंट्स। ओके। तो आपको करना क्या होता है कि जितना भी बिल आता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास होने के लिए, ठीक है, पास फॉर पेमेंट, तो वो पास फॉर पेमेंट लिखते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। लेकिन उसको पेमेंट से पहले प्री चेक, जैसे एक ऑडिट प्री चेक का आपने कंसेप्ट सुना होगा, वो इस तरह से समझिए कि ऑडिट प्री चेक है। अब इसको छोटा सा मैं डिफाइन करता हूँ। CPWA कोड के सेक्शन 4 चैप्टर 4.2.2 मतलब सेक्शन 4.2.2 में ऐसा लिखा है कि डिविजनल अकाउंटेंट की 3-fold ड्यूटी होती है। उसमें से एक ड्यूटी है इंटरनल चेकर की। इंटरनल चेकर का मतलब आपके पास जितने भी बिल आते हैं सबको आप इंटरनली चेक करते हैं और पास करने से पहले अकाउंट्स के हर एक पैरामीटर पर वो सुटेबल है या नहीं है, इसकी आपको एश्योरिटी देनी होती है। उसी में एक और चीज़ लिखी हुई है, वो 4.2.1 में लिखी हुई है, Regional accountant should be considered as well versed of rules, regulations and regular circulars. तभी आपको पीडब्ल्यूडी के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं मोटा मोटी ये कह सकता हूँ कि डिविजनल अकाउंटेंट, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ कि डीए जहाँ बैठेगा वहाँ पे कोई भी बिल उसके साइन के बिना, बिल्कुल। और दोनों तरह के, इसमें मैं बता दूं कि वर्क्स का भी, यानी कि जो ठेकेदार काम करता है और बिल प्रेजेंट करता है, सप्लाई का भी, स्टोर परचेज किया सामान कुछ खरीदा उसका भी, और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट यानी कि सैलरी वाला। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, वहाँ पे सैलरी वाला यानी एस्टेब्लिशमेंट वाला बिल आपके पास नहीं आता है, तो मेरे पास वहाँ नहीं आता था। पर मुझे जब मेरी म्यूचुअल ट्रांसफर हुई, झारखंड में आया, तो मेरे पास सारे एस्टेब्लिशमेंट के बिल आने लगे। तो फिर मैंने CPWA को क्रॉस चेक किया कि एक्चुअल में वहाँ लिखा है या नहीं लिखा है, तो मुझे मिला कि हाँ, केवल महाराष्ट्र गुजरात छोड़ दें तो बाकी हर जगह पे सब तरह के बिल आपके पास। तो पावरफुल पोस्ट है, पावरफुल पोस्ट, क्योंकि चेक साइन करने की अथॉरिटी है। तो मतलब ये मेन कारण है जिसके लिए आप डीए ऑप्ट करते हो, पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है, ठीक है। बाकी लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, अब उन पे मत जाना, सिंपल आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है, इसलिए आप ऑप्ट किया करो। और दूसरी बात भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको फैमिली को देने के लिए भी टाइम मिलता है, ये सच है। देखिए, आपका चाहे जो भी आप काम करें, आप केवल अपनी फैमिली के लिए करते हैं, पैसे कमाते हैं फैमिली के लिए। पर अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप अपनी फैमिली को, बच्चे को टाइम नहीं दे पाए, तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होता है। मोस्टली डीए के बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई लिखाई में, बिकॉज फादर टाइम दे पा रहे हैं। अब आ जाते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के बारे में के ऊपर। तो पहले तो आप ये बताइए कि अगर एक डीए असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बनना चाहेगा तो उसे एसएएस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। डेफिनेटली। उसमें कितने पेपर होते हैं? ऐसे तो 9 पेपर होते हैं जनरल, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका पीडब्ल्यूडी थ्योरी और प्रैक्टिकल जो कि आपने डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम में क्लियर किया हुआ है,
उसकी वजह से PC 16 जो एक पेपर है कंपलसरी टू ऑल बट एग्जेम्प्टेड फॉर डिविजनल अकाउंटेंट। तो आपको कुल मिला के 8 पेपर हैं। ओके, इस पेपर को हटाने के बाद ना मैं आपको इतना बता देता हूँ कि एसएएस का लेवल अगर 100 है ना, उसमें से PC 16 को हटा दिया जाए ना तो एसएएस का लेवल जो है ना वो 60 पे आ जाएगा। PC 3 हटा दिया जाए तो 20 और कम हो जाएगा। तो PC 16 का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए कहते हैं कि डिविजनल अकाउंटेंट के लिए एसएएस आसान होता है, क्योंकि ये एग्जम्प्टेड है उनके लिए, उन्होंने पहले ही क्वालिफाई कर लिया है। तो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का मेनली वर्क क्या है? देखिए, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो होते हैं उनकी पोस्टिंग एजी ऑफिस में ही होती है। अगर आप ऑडिट में नहीं है और अकाउंट्स में है तो आपको फिर फील्ड वर्क भी नहीं है। तो ऐसे में आपको एक सेक्शन का इंचार्ज बनाया जाता है। सेक्शन आप समझिए जैसे बहुत सारे जैसे कि जो सरकारी सेवा में नहीं हो उनको ये बात पता नहीं होगी सेक्शन क्या होता है। तो एक आप ट्रायंगुलर ढांचा बना लीजिए। उस ट्रायंगल में सबसे टॉप पर जो होंगे वो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल या अकाउंटेंट जनरल होते हैं। उनके फिर नीचे 3-4 सीनियर डीएजी यानी कि डिप्टी अकाउंटेंट जनरल या डीएजी डिप्टी अकाउंटेंट जनरल होते हैं। फिर उसके नीचे सीनियर एओ और सीनियर एओ के नीचे एओ। और फिर वो जो एओ है, झारखंड का एग्जाम्पल मैं दूँ तो यहाँ पे कुछ 50 से लेकर 52 तक सेक्शन है। और हर एक सेक्शन का जो इंचार्ज होता है डबल होता है। आपके नीचे फिर अकाउंटेंट होंगे, क्लर्क होंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे, वो सब लेकिन आपके नीचे वो काम करेंगे। दरअसल किसी पर्टिकुलर फील्ड का आपको अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, यानी कि वो फील्ड में उसको फाइल मूव करना, फाइल मूव ना हुआ है तो भी उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। सिंपल तौर पे कहा जाए तो मतलब सबसे बीच का जो पोर्शन होता है वो होता है आपके डबल ओ बनने के बाद में जो चैलेंज आती है वो ये कि आपका जो अकाउंटेंट है हो सकता है वो आपकी बात ना सुने और ऊपर वाले जो आपको ऑर्डर देंगे आपको वो करना ही पड़ेगा। देखिए, ये नेगेटिव बात नहीं है, ये एक तरह की चैलेंजिंग। आखिरकार आपको यूं ही गैजेटेड ऑफिसर नहीं बना दिया जाता है। यू मस्ट हैव अ मैनेजमेंट स्किल। इसी की ट्रेनिंग मिलेगी आपको, 9 मंथ्स की ट्रेनिंग इसी चीज की मिलती है आपको। आईएम वगैरह से प्रोफेसर्स आते हैं, होम सेक्रेटरी, आईएएस ऑफिसर्स, गवर्नर के सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी, ये सब आके ये डीएम वगैरह आके आपको क्लासेस देते हैं कि कैसे इन सब चीजों को मैनेज करना है। और डबल एओ की जो ट्रेनिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग है पूरे जितने भी डिपार्टमेंट है एसएससी का उनमें। तो अगर मेनली जैसे मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर को बच्चों को अगर मुझे लेमन लैंग्वेज में समझाना हो कि ऑडिट डिपार्टमेंट क्या करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करता है, तो आप उसके बारे में जैसे सीएजी। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। अकाउंट दरअसल केवल अकाउंट नहीं है, अकाउंट्स के साथ साथ एंटाइटलमेंट भी है। इसी वजह से AGA&E कहलाते हैं, अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट। हिंदी में कहा जाए तो लेखा और हक। लेखा किसका? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि DPC एक्ट 1971 के क्लॉज 13 के हिसाब से एजी ऑफिस को, खासकर पूरे CAG के ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स से हटा दिया गया है। उसके लिए एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेस हैं उनके अकाउंट्स हम नहीं बनाते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेस हैं उनके अकाउंट्स हम ही बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस, इसमें कि आप पुलिस समझ सकते हैं, PWD समझ सकते हैं, जेल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, जो भी डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का है वो चाहे 1 रुपये का खर्च करेगा, वो अपना अकाउंट बनाएगा और AG को भेजेगा। उस अकाउंट्स को फिर हम एग्जामिन करते हैं, लेकिन वो ऑडिट का काम नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जामिन करते हैं अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि वो सही हेड में डाला गया है कि नहीं। और उसके बाद में हम उस अकाउंट को कंपाइल करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं और उसको फिर हर एक महीने एक अकाउंट बनाते हैं जिसको कहा जाता है मंथली सिविल अकाउंट। हर एक महीने बनता है तो मंथली सिविल अकाउंट कहलाया। सिविल इसलिए क्योंकि डिफेंस का अकाउंट नहीं है ना। और फिर हर एक महीने यानी 12 महीने के कुल अकाउंट्स 12, और फिर मार्च महीने में एक और अकाउंट बनता है जिसका कहा जाता है सप्लीमेंट्री अकाउंट। तो कुल 13 अकाउंट्स को मिला करके एक एनुअल अकाउंट बनता है जिसको कि फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। हालांकि दोनों की बुक छपती है, दोनों किताब अलग अलग होते हैं, लेकिन कंसोलिडेट रूप में उसको फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। AG अकाउंट्स का रोल यही है। और ऑडिट है कि वो जो खर्चा उन्होंने किया है वो एक प्रॉपर रूल्स के तहत किया है, नहीं किया है। ऑडिट टीम फिर जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस में जाती है, विजिट करती है, वहाँ पर कि उनके पेपर्स देखती है, उनके रजिस्टर देखती है। अकाउंट्स ऑफिस में जा कर के रजिस्टर नहीं देख पाता है, ठीक है। हमारे पास जो डाटा भेजा गया है हम उसको सत्य मानते हैं, परम सत्य, और उसके आधार पे हम काम करते हैं। लेकिन ऑडिट ये चेक करती है कि उन्होंने जो डाटा भेजा है वो सत्य है भी या नहीं। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे सरकार कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उसने कुछ भी खर्चा किया तो उसका एक वाउचर वो आपको भेजती होगी और फिर आप उसको रिकॉर्ड करके
पूरा मेंटेन हाँ, तो करते हमारे हैं। पास जो वाउचर आता है वो केवल वाउचर आता है। हाँ। हम उस वाउचर को अल्टीमेटली ट्रूथ मान लेते हैं। हाँ। आप ऑडिट टीम जो जाती है वो वहां पर जा करके चेक करती है कि ऑडिट में जो वाउचर बना है वो उसकी सही है। एंट्री एज पर रजिस्टर एज पर बिल सही है या नहीं है। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइवेट में जो सीए का काम है वही आप लोगों का काम है या हमारा काम है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों काम करते हैं, अकाउंट बनाते हाँ, हैं, मतलब audit मैं भी वही कह रहा हूँ, हम दोनों को मिला मिला के के। सीए जो है वो अकाउंट बनाता भी है और उसको चेक भी करता है, ऑडिट भी करता है। ऑडिट भी करता है। लेकिन और हमारे यहाँ अलग है। हम लोग का जो पोस्ट है या डिपार्टमेंट है IA&AD है, तो इसका मतलब हुआ इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ओके, तो मोटा मोटी वही है काम। सीए जो है हम दोनों को मिलाकर काम करते हैं। जैसे मैं ऑडिट ऑफिसर हूँ, ये अकाउंट्स ऑफिसर है। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर से रिलेटेड क्या है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन तो कमेंट में पूछ लेना। तो डिविजनल अकाउंटेंट जो एक बार बन जाते हैं ना, वो प्रमोशंस वगैरह लेते नहीं है, SAS वगैरह नहीं देते हैं। आपने क्यों दिया, या वो ज्यादातर लोग क्यों नहीं लेते हैं प्रमोशन? इसका मेन कारण क्या है? लीजर टाइम। आप बनते नहीं है डिविजनल अकाउंटेंट बन के। आपके पास में लीजर टाइम कंपेरेटिवली ज़्यादा है। ओके। स्टेट गवर्नमेंट में छुट्टियां ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केवल EL है जो आप मंजूर करवाने के लिए यहाँ पे आते हैं AG ऑफिस। और बाकी जो उनकी छुट्टी सारी है वो- लीव है, सारी आपकी है। स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत छुट्टियां हैं, बहुत लीजर टाइम है। हमारे पास में आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ हैं तो सुबह में 9:30 बजे आ जाना है, 6 बजे से पहले आप निकल नहीं सकते हैं। ऐसा वहाँ नहीं है। वहाँ पे जब काम हो तो करिए, नहीं काम है तो आप लीजर में पड़े रहिए। तो आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा आप लोगों को कि हाँ। क्यों फिर आपने क्यों असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर लिया। मतलब आपको काम चाहिए था? नहीं, उसमें दूसरी बात है। दूसरी बात ये है कि ट्रांसफरेबल जॉब है वो, आपके स्टेट के विद इन ट्रांसफर होता रहता है। तो किसी कारण से अगर आप ट्रांसफर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। दूसरी बात और भी है, वर्क पैटर्न। वर्क पैटर्न ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट के जो भी ऑफिसर्स हैं और जो विधायक हैं, सांसद हैं, मुखिया जो कि ग्राम पंचायत में चुने जाते हैं, हालांकि संवैधानिक अधिकार है उनको, लेकिन उनका दबाव रहता है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। और मान लीजिए कि मैं दबाव सहने का आदि नहीं हूँ तो फिर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अभी डिविजनल अकाउंटेंट क्या है जानते हैं? बैलेंस बनाना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्टेट डिपार्टमेंट से जिसमें उनकी पोस्टिंग है, मान लीजिए PWD में पोस्टिंग है, रोड में पोस्टिंग है, इरिगेशन में पोस्टिंग है, ठीक है, रूरल वर्क्स में पोस्टिंग है, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन में पोस्टिंग है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। आपको उस डिपार्टमेंट से IA&AD यानी कि अपने AG ऑफिस में एक बैलेंस बनाना पड़ता है, और उस बैलेंस के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। तो मैं ट्रांसफ़र अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उसको नहीं करूँगा। सो आपने म्यूचुअल ट्रांसफर भी लिया, तो क्या प्रोसेस होता है म्यूचुअल ट्रांसफर का? आपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है उसमें ऐसा है कि डिविजनल अकाउंटेंट के लिए साल 2015 नवंबर से पहले ऑर्डर नहीं था, डबल के लिए था। तो साल 2015 के में जैसे ही नया ऑर्डर आया तो सबसे पहले मुझे किसी ने अप्रोच किया। वो मैं स्टोरी से सुना रहा हूँ क्योंकि इसी से आपको प्रोसीजर समझ में आएगा कि किसी को आपको अप्रोच करना। आज हालांकि बहुत सी मीडियम हो गए, आप फेसबुक में डाल सकते हैं, वहाँ पे कई सारे ग्रुप हैं, आप टेलीग्राम में ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप जा सकते हैं, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। पर उस समय में ऐसा नहीं था। तो जो यहाँ पर थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने पहले मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। फिर उन्होंने फिर से कोशिश जारी रखी, फिर मेरे घर पहुँच गए और फिर मेरे फादर से उन्होंने कंप्लेन कर दी कि देखिए आपके बेटे को मैं बुला रहा हूँ, वो आ नहीं जा रहा। तो फिर मैंने अल्टीमेटली सबों की राय ली और फिर मैं वापस आया। लेकिन वापस आने के पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें आपको बहुत सारे अपेंडिक्स होते हैं। उस फॉर्म को आप भरिए, वो आपका कंसेंट है। उसके साथ साथ ये भी जांच की जाती है कि कहीं आपके सर्विस बुक में कोई रिकॉर्ड तो नहीं छूटा हुआ है। दूसरा, आपके ऊपर में किसी तरह की बकाया तो नहीं है, कोई आपने लोन को एडवांस ले रखा है जिसको आपने चुकाया नहीं है। तीसरा, आपके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही है जिसको डिसिप्लिनरी एक्शन कहा जाता है। जब सभी तरह की क्लैरिटी मिलती है, और दोनों को मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर चल रहा है उनके ऊपर नहीं चल रहा है तो हम दोनों के बीच में म्यूचुअल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये तो दोनों बात हो गई। नियम ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और मैंने जब म्यूचुअल लिया था तब मैं डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 2 था, जो कि 4600 ग्रेड पे का पोस्ट है। तो सामने वाले भी डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 2 ही होने चाहिए, और मैं अगर जनरल हूँ तो वो भी जनरल ही होने चाहिए। और उसमें जो सबसे नुकसान होता है वो ये कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरी प्रमोशन में तीसरी या चौथी रैंकिंग है कि अब मेरे ऊपर 2 लोगों का प्रमोशन होगा तो तीसरे में मेरा प्रमोशन हो जाएगा, और उनका वहाँ पे मान लीजिए 7वें 8वें रैंक पे है वो प्रमोशन की लिस्ट में।
तो इधर से मैं जब वहाँ जाऊँगा तो मैं वहाँ पे लास्ट हो जाऊँगा, मतलब उनकी जगह पे मैं रिप्लेस नहीं करूँगा उनको, बिल्कुल नीचे हाँ बिल्कुल नीचे चला जाऊँगा। वो जब मेरी जगह पे आएंगे तो सबसे नीचे चले जाएंगे। तो प्रमोशन में सीनियरिटी का गजब नुकसान होता है। तो जब मैंने म्यूचुअल लिया था उससे पहले मुझे गुजरात में प्रमोशन मिल जाता साल 2016 में, ना 16 में तो मैंने लिया ही था, मुझे प्रमोशन मिल जाता 2021 में। 2021 में मुझे प्रमोशन मिल जाता और यहाँ मुझे 2032 में प्रमोशन मिलता। 11 साल का लॉस। 11 साल का लॉस। तो 2021 में जो ड्यू प्रमोशन था मेरा, उसी साल मैंने एग्जाम पास कर लिया और मैं डबल बन गया। तो मैंने कुछ नहीं खोया। बढ़िया है, बढ़िया है। कोई नुकसान नहीं। मेनली म्यूचुअल ट्रांसफर में देख लेना, आपको आपकी सीनियरिटी पूरी चली जाती है, फर्क नहीं पड़ता कि आपने 10 साल जॉब किया 12 साल, आप जिस भी स्टेट में जाओगे और दोनों साइड से आप बिल्कुल जूनियर हो जाओगे उस पोस्ट पे। लास्ट क्वेश्चन, वर्क प्रेशर कैसा रहता है डीए और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के बारे में कंपेयर किया जाए तो? हकीकत यह है कि काम करने वालों के लिए सचमुच में कहीं कोई प्रेशर नहीं है। वर्क प्रेशर केवल उसके लिए होता है जो कि काम नहीं करना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप अगर ईमानदारी से जीना चाहते हैं बिल्कुल जी सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। समस्या तब आती है जब आप भेदभाव करते हैं, और यही हुआ। किसी एक की फाइल, आपने जो फाइल पहले आई है और जो बाद में आई है, बाद वाले को अगर आपने पहले कर दिया और पहले वाले को किसी वजह से रोक के रखा है तो वहाँ समस्या आ जाएगी। भेदभाव अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर जान जाता है कि ये इस तरीके से काम करेगा। मान लीजिए कि आप है जिसको पूरा पेपर चाहिए, तो पूरा पेपर देगा, क्योंकि उसको एक दिन नहीं काम करना, उसको 3 साल काम करना जब तक, क्योंकि एक स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग 3 साल के लिए होती है, तो उसको 3 साल आपके साथ काम करना है। तो रोज रोज लड़ाई तो करेगा नहीं। वो जिस बार जान जाए कि साहब को पूरा पेपर चाहिए तो पूरा पेपर ला के देगा बिना झगड़ा किए। झगड़ा केवल तभी होगा जब आप भेदभाव करेंगे। एक का तो पेपर लिया, उसका तो छोड़ दिया और मुझसे मांग रहे हैं, तो समस्या यही चालू हो जाएगी। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों का मैंने कवर अप कर दिया है सर से पूछ के, और सर ने बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप नीचे कमेंट में पूछ लेना, या मुझसे टेलीग्राम चैनल वगैरह के थ्रू भी कनेक्ट करके पूछ सकते हो। बाकी आप इनके चैनल पे जाओ एक बार, अगर आप इन फ्यूचर भी सीएजी में आना चाहते हो या अगर आप ऑलरेडी सर्विंग हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो टफेस्ट जो आपका एसएएस का एग्जाम है वो ये करवाते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, उसमें और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें मैं एक चीज़ जोड़ देना चाहता हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो 1600 के आसपास है फिलहाल, क्योंकि चैनल स्टार्ट के ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है। लेकिन पढ़ा मैं पहले से रहा हूँ, चैनल भी स्टार्ट किया रिसेंटली। लेकिन जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे तो मैंने वो लाइव यूट्यूब लाइव का परमिशन मिलता है 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने पर, तो मैं यूट्यूब लाइव में गया था। वहाँ मेरा एक सब्सक्राइबर पाकिस्तान से था। अच्छा। तो मैंने उसकी भी वीडियो डाली है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैंने उनसे जब पूछा कि आप पाकिस्तान से हैं, क्या ऐसे ही मजे लेने के लिए देख रहे हैं या फिर कुछ पर्पस है आपका, तो उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी का जो पूरा पैटर्न है जो इंडिया में है वही पाकिस्तान में भी है। अच्छा, मतलब हाँ ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अंग्रेजों का बनाया हुआ है। तो पीडब्ल्यूडी का जो पैटर्न है वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों में सेम है। बांग्लादेश चूंकि बंगाली समझते हैं वो, इसलिए वो मैं वहाँ पे पॉपुलर नहीं हूँ। अदरवाइज मेरे सब्सक्राइबर पाकिस्तान में भी हैं और इंडिया में भी हैं। थैंक यू सो मच हिमांशु सर। आई होप सारे सवालों का जवाब आपको मिल चुका है। फिर भी कुछ छूट गया तो पूछ लेना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।